हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द MS साइंस अकेडमी। मैं हूं मीनू श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का सेल ऑर्गेनल का जो हमारा सीरीज़ चल रहा था उसमें हम बात करेंगे गोल्जी एपैरेटस की। सबसे पहले गोल्जी एपैरेटस जो है वो बेसिकली सिक्रीशन से रिलेटेड है। अब यहाँ पर हम पहले हेडिंग डाल लेते हैं, गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपैरेटस भी नाम लेते हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले गोल्जी बॉडी वाज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी। इसको डिस्कवर किया गया था 1898 में। कैमिलो गोल्जी जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको डिस्कवर किया था और इसमें उन्होंने किस में डिस्कवर किया था? आउल की नर्व सेल में, आउल्स नर्व सेल में इसको डिस्कवर किया था। And he named as internal reticular apparatus, internal reticular apparatus। इन्होंने इसको क्या नाम दिया था? इंटरनल रेटिकुलर apparatus, क्योंकि उनको कुछ ऐसा रेटिकुल मतलब कोई जाल जैसा दिखा था। अब यहाँ पर गोल्जी एपैरेटस नाम, जो गोल्जी एपैरेटस था वो नाम इनको किसने दिया था? गोल्जी apparatus name was given by L.S. George। L.S. George। अब यहाँ पर गोल्जी एपैरेटस का डीप स्टडी कह सकते हैं, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्टडी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी कह सकते हैं। वो जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर स्टडी किया था वो किया था अल्ट्रा स्ट्रक्चर स्टडी बाय डॉल्टन। एक साइंटिस्ट थे डॉल्टन और उन्होंने इसको नाम दिया था डॉल्टन कॉम्प्लेक्स। उन्होंने क्या नाम दिया था? डॉल्टन कॉम्प्लेक्स। जो गोल्जी बॉडी है या गोल्जी एपैरेटस है वो बेसिकली किससे रिलेटेड होती है? सिक्रीशन से रिलेटेड होती है। और जिन सेल में सिक्रीशन, तो गोल्जी एपैरेटस बेसिकली सिक्रीशन से रिलेटेड है हमने कहा, तो जिन सेल का फंक्शन सिक्रीशन से रिलेटेड है वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा डेवलप्ड फॉर्म में होगी। तो इट इज़ मोर इन नंबर, नंबर में भी ज़्यादा होगी, मोर इन नंबर एंड इन डेवलप्ड मैनर। जहाँ जो सेल्स एसोसिएटेड विद सिक्रीशन, जैसे कोई हार्मोन का सिक्रीट कर रही है, कोई जैसे सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, सलाइवा का सिक्रेशन कर रही है, तो उनमें ये अलग डेवलप्ड फॉर्म में या कह सकते हैं वेल मैनर्ड में अरेंज होंगी। लेकिन लेस इन जो सेल नॉट एसोसिएटेड सिक्रीशन, जो सिक्रीशन से रिलेटेड नहीं है। अब सिक्रीशन से रिलेटेड कौन कौन नहीं? जैसे मसल सेल्स हैं, तो मसल सेल जो होंगी उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि डेवलप फॉर्म में नहीं होती है। जनरली जो गोल्जी एपैरेटस है इसका नंबर वर्टिब्रेट्स के अंदर, इसका नंबर जो होता है जनरली एनिमल्स के अंदर इसका नंबर करीबन होता है 1, है ना, हर सेल में एक होती है। लेकिन प्लांट सेल के अंदर जनरली ये हर सेल के अंदर 6 to 10 गोल्जी एपैरेटस या गोल्जी बॉडी पर सेल में प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर अपन ये बात कर रहे हैं। अब ये जो गोल्जी एपैरेटस है बेसिकली गोल्जी एपैरेटस के अंदर जहाँ ये प्रेजेंट होती है सेल के आसपास, अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ न्यूक्लियस के आसपास, तो जहाँ ये प्रेजेंट है वहाँ पर क्या होगा? जो उसके आसपास का जो एरिया है वहाँ जनरली कोई सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होता, या कह सकते हैं कि लेस नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। लेस नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे कहाँ पर? जहाँ गोल्जी एपैरेटस है। तो गोल्जी एपैरेटस के आसपास का एरिया, जो कि गोल्जी एपैरेटस का आसपास का एरिया का जो साइटोप्लाज्म है दैट इज नोन एज जोन ऑफ एक्सक्लूजन। जोन ऑफ एक्सक्लूजन, इसको ढंग से ऐसे यहाँ लिख देते हैं अपन, जोन ऑफ
एक्सक्लूजन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर या तो गोल्जी एपरेटस के आसपास का जो एरिया है या तो वो लेस सेल ऑर्गेनल कंटेनिंग होगा या उसके अंदर सेल ऑर्गेनल होंगे ही नहीं, तो वो एरिया क्या कहलाएगा आपका? जोन ऑफ एक्सक्लूजन। जो गोल्जी एपरेटस है इट इज़ नोन एज द प्लियोमॉर्फिक स्ट्रक्चर। इट इज़ नोन एज द प्लियोमॉर्फिक स्ट्रक्चर। प्लियोमॉर्फिक स्ट्रक्चर क्यों है? प्लियोमॉर्फिक स्ट्रक्चर इसलिए है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जिनके अंदर इसका शेप और स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। प्लियोमॉर्फिक को मैं यहाँ डिफाइन कर देती हूँ। इट इज़ द प्लियोमॉर्फिक। प्लियोमॉर्फिक क्या है? अगर सेल ऑर्गेनल का शेप और स्ट्रक्चर अलग अलग सेल्स में अलग अलग होता है या डिफरेंट सेल्स में अलग अलग होता है तो वो क्या कहलाता है? प्लियोमॉर्फिक। तो इट्स शेप एंड स्ट्रक्चर डिफर इन डिफरेंट सेल्स, ऐसा अपन बोल सकते हैं इसको कि डिफरेंट सेल्स के अंदर अलग अलग इसका जो है शेप और स्ट्रक्चर होगा। तो ये डिपेंड करता है सेल के मेन फंक्शंस पे। अब जो गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी का अलग अलग नेमिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, तो वो नेमिंग क्या क्या है अपन इसको क्या क्या बोल सकते हैं, इसके जो नेम्ड हैं वो अपन बात कर सकते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है इसको, गोल्जी एपैरेटस भी बोला जाता है, गोल्जी एपैरेटस। डाल्टन ने इसको नाम दिया क्या है? डाल्टन कॉम्प्लेक्स। डाल्टन कॉम्प्लेक्स भी नाम दिया है। और बेकर्स बॉडी ये भी नाम दिया जाता है, बेकर्स बॉडी। उसके बाद ईडियोसोम, ईडियोसोम भी बोला जाता है। उसके बाद लाइपोकॉन्ड्रिया भी बोला जाता है इसको, लाइपोकॉन्ड्रिया। डाल्टन कॉम्प्लेक्स हो गया। डिक्टियोसोम, डिक्टियोसोम, डिक्टियोसोम एंड ट्रोफोस्पोन्जियम, ये इसका नाम है, ट्रोफोस्पोन्जियम। तो यहाँ पर गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी एपैरेटस, डाल्टन कॉम्प्लेक्स, बेकर्स बॉडी, इडियोसोम, लिपोकॉन्ड्रिया, डिक्टियोसोम, ट्रोफोस्पोन्जियम, इतने नाम हम इसको देते हैं। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो ट्रोफोस्पोन्जियम है, जो डिक्टियोसोम है, ये किसका कहा जाता है? प्लांट्स गोल्जी एपैरेटस को क्या नाम दिया जाता है? डिक्टियोसोम कहा जाता है। प्लांट का जो गोल्जी एपैरेटस है उसको हम बोलते हैं डिक्टियोसोम। तो इसके लिए मैंने एक हिंट बनाया है, आप इसको याद कर सकते हैं। BILD2T, बिल D2H का, H की जगह D2T का, D2TV का, है ना। B से बेकर्स बॉडी, I से इडियोसोम, L से लाइपोकॉन्ड्रिया, D से डिक्टियोसोम, 1D से डाल्टन कॉम्प्लेक्स और T से ट्रोफोस्पोन्जियम। तो ये बाकी गोल्जी कॉम्प्लेक्स और गोल्जी एपैरेटस तो आप याद कर ही सकते हैं। तो ये मैंने एक यहाँ पर इसका एक फंडा बोल सकते हैं, एक तरीका बनाया है। अब यहाँ पर अब हम डिस्कस करते हैं बेसिकली गोल्जी बॉडी के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं उसके बारे में। गोल्जी एपैरेटस मेनली 4 पार्ट्स का बनता है। गोल्जी एपैरेटस के अंदर जो 4 पार्ट्स हैं उनमें सबसे पहला है, इट इज़ कंपोज्ड विद 4 पार्ट्स। आपको कुछ बुक्स में या कुछ वीडियोस में आपको 3 पार्ट्स भी दिखेंगे। वो जनरली सिस्टर्नी, वेसिकल्स और वैक्यूल्स तक अंडरस्टैंड करवाते हैं, समझाते हैं, जबकि इसके अंदर 4 पार्ट्स होते हैं। सिस्टर्नी, फर्स्ट इज द सिस्टर्ना या सिस्टर्नी बोल सकते हो। सेकेंड इज द ट्यूब्यूल्स, थर्ड इज द वैक्यूल्स एंड फोर्थ इज द वेसिकल्स। सिस्टर्नी, सबसे पहले हम बात करते हैं सिस्टर्नी का। सिस्टर्नी बेसिकली अनब्रांच्ड, इसको ऐसा बोल सकते हैं कि सिस्टर्नी बेसिकली अनब्रांच्ड कॉइल स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि एक के ऊपर एक रखी हुई रहती हैं। यहाँ पर जैसे ये मैंने एक के ऊपर एक ढेर बना दिया है, तो ये सिस्टर्नी इस तरीके से प्रेजेंट होती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि सिस्टर्नी इज द स्टैक लाइक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर, ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में ही होती है और ये जनरली अनब्रांच्ड होती हैं। ये जनरली कैसी होती है?
अनब्रांच्ड होती हैं। इनका जो डायमीटर है वो करीबन 0.5 to 1 माइक्रोन इसका डायमीटर होता है। सिस्टर्नी के अंदर बेसिकली अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो इसका इस तरह से इसमें ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से, और ये है ना, ये इस तरीके से। तो ये इस तरह का जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाएगा, सिस्टर्नी। एंड सिस्टर्नीज आर इंटरकनेक्टेड, सिस्टर्नीज आर इंटरकनेक्टेड। ये जनरली आपस में कैसी रहती हैं, ये जनरली आपस में इंटरकनेक्टेड रहती हैं। ये दूसरी हो गई और ये इसको इस तरह से। तो ये सिस्टर्नीज जो होती हैं ये जनरली आपके कैसी रहती है, इंटरकनेक्टेड रहती हैं। सिस्टर्नी एक के ऊपर एक रखी हुई रहती है। एंड सिस्टर्नी का जो टर्मिनल पार्ट होता है इट इज़ नोन एज द वैक्यूल। ये तो सिस्टर्नी हो गई आपकी सिस्टर्ना, एंड द टर्मिनल पार्ट इज नोन एज द वैक्यूल, वैक्यूल बोलते हैं इसको। एंड यहाँ पर सिस्टर्नी के अंदर डेंस ओपेक मटेरियल प्रेजेंट होता है, भरा हुआ रहता है। डेंस ओपेक मटेरियल प्रेजेंट, dense opaque material present and that opaque material is known as the node। यानी कि सिस्टर्नी के अंदर dense opaque material present होता है, उस opaque material को हम क्या कहते हैं, node कहते हैं, dense opaque material। एंड इसका जो टर्मिनल पार्ट है सिस्टर्नीज टर्मिनल पार्ट, सिस्टर्नी टर्मिनल पार्ट इज नोन एज द वैक्यूल्स। वैक्यूल्स, और जो वैक्यूल्स होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, इनका जो डायमीटर होता है वो 600 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है। ये वैक्यूल्स आसपास भी प्रेजेंट होते हैं। तो और स्ट्रक्चर कैसी होती है, ग्लोबुलर। तो यहाँ पर हम वैक्यूल्स के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। वैक्यूल्स ये आपकी कैसी होती है, राउंड शेप होती हैं और लार्ज जो है लार्ज हैं, सर्कुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं एंड एसोसिएटेड विद सिस्टर्नी। किससे एसोसिएटेड होती है, एसोसिएटेड विद सिस्टर्नी, है ना। यहाँ पर एक चीज़ और हम यहाँ जो बात कर रहे हैं, गोल्जी अपैरेटस के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, पोलैरिटी। क्या प्रेजेंट होती है, पोलैरिटी। पोलैरिटी मीन्स यहाँ पर इसका जो दोनों फेसेस हैं, इसके जो ये दोनों फेसेस हैं, मतलब ये जो स्टैक लगा हुआ है इसके ऊपर और नीचे, मतलब इधर वाला फेस और इधर वाला फेस वी कैन आइडेंटिफाई इजीली। जो कॉन्केव सरफेस है, दैट कॉन्केव सरफेस इज नोन एज द convex surface। convex surface is known as the cis face और आपका forming face है ना। लेकिन जो कॉन्केव सरफेस है, कॉन्केव ऐसा अंदर ग्रूव वाला कॉन्केव सरफेस जो है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफेस और मैच्योरिंग फेस है ना यहाँ पर। अब यहाँ पर जो न्यूक्लियस के आसपास, जैसे हम न्यूक्लियस ड्रॉ करें तो जो हम सेल ड्रॉ करें, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है तो सेल के साइड वाला, मतलब न्यूक्लियस की तरफ कौन सा वाला पार्ट रहता है, न्यूक्लियस के तरफ रहता है इसका ये वाला पार्ट, इसका जो है सिस फेस रहता है। यानी कि ये कॉन्वेक्स जो फेस है वो किस तरफ रहेगा, टूवर्ड्स द न्यूक्लियस एंड टूवर्ड्स द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑल्सो। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साइड पे भी प्रेजेंट होता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियस के साइड पे जो प्रेजेंट होगा फेस वो कौन सा होगा, उसका सिस फेस। और कॉन्केव सरफेस जो होगा वो उस न्यूक्लियस के दूसरी साइड पे प्रेजेंट होगा, आउट ऑफ द न्यूक्लियस साइड इसको हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर न्यूक्लियस के साइड वाला कॉन्वेक्स और न्यूक्लियस के, जैसे ये न्यूक्लियस है यहाँ पे, तो न्यूक्लियस के पास वाला फेस हो गया आपका सिस फेस और नीचे वाला हो गया ट्रांस फेस। अभी ये काम कैसे करते हैं ये हम
देखेंगे। यहाँ पर वैक्यूल्स हमने बात कर लिया है कि राउंड शेप होता है, इसका करीबन जो डायमीटर होता है वो 600 एंगस्ट्रम होता है और ये किसको कैरी करता है, मैक्रोमोलिक्यूल्स को कैरी करता है, मैक्रोमोलिक्यूल्स को कैरी करता है ना। थर्ड जो होता है यहाँ पर हमने बोला है ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स जो स्ट्रक्चर्स होती है, ट्यूब्यूल्स बेसिकली यहाँ पर कह सकते लॉन्ग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं आपके सिस्टर्नी पे एंड दे आर जनरली ब्रांच्ड एंड इरेगुलर। जैसे आपका सिस्टर्ना जो है, सिस्टर्नी जो है वो तो बिल्कुल एक अरेंज्ड फॉर्म में अरेंज है, मतलब एक बिल्कुल वेल अरेंज्ड मैनर में प्रेजेंट है, लेकिन जो ट्यूब्यूल्स होती हैं वो बिल्कुल इरेगुलर और अनब्रांच्ड होती हैं। इस तरीके से आप इसको बोल सकते हैं कि इस तरीके ऐसा ये प्रेजेंट है ना, ऐसा किसी भी तरीके से प्रेजेंट हो जाएंगी वो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्यूब्यूल्स। ये आपकी क्या प्रेजेंट हो जाएंगी, ट्यूब्यूल्स होती हैं। अब यहाँ पर जो आपका फोर्थ है दैट इज वेसिकल। वेसिकल्स जो होती हैं स्मॉल सर्कुलर बॉडीज एंड ये जो होती हैं ये आपके ये छोटी छोटी जो कह सकते हैं वेसिकल्स होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं, छोटी छोटी वेसिकल्स आपकी प्रेजेंट होती हैं। वेसिकल्स ये आपकी छोटी छोटी वेसिकल्स प्रेजेंट होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं गोल्जी अपैरेटस के फंक्शंस के बारे में। गोल्जी अपैरेटस बेसिकली उसका जो फंक्शन है इट इज़ एसोसिएटेड विद द सिक्रीशन, ये सिक्रीशन से रिलेटेड है। तो वो कैसे सिक्रीट करता है और कैसे उसको प्रोसीड करता है आगे, ये हमें देखना है। सबसे पहले हमारी जो भी सेल के अंदर कह सकते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स फॉर्मेशन है, ग्लाइकोलिपिड फॉर्मेशन है, वो अलग अलग नहीं होता है। मतलब कि ये कह सकते हैं कि ग्लूकोज अलग बन रहा है, प्रोटीन अलग बन रहा है, लेकिन इनको मिक्स मतलब इनको बना के एक नया प्रोडक्ट बनाना, ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाना, ग्लाइकोलिपिड बनाना, वो काम कौन करता है, एंड वो काम हमारा करता है गोल्जी अपैरेटस करता है। किसके हेल्प से करता है, वो करता है हमारा जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हेल्प से। ये बहुत सारे मटेरियल जैसे प्रोटीन है, कोलेस्ट्रॉल है, लिपिड है, इसका सिंथेसिस कहाँ होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी अपैरेटस सबसे पहले मटेरियल रिसीव करता है। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वो मटेरियल रिसीव करेगा इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, और ये वेसिकल्स यहाँ पर आके मर्ज हो जाते हैं। कहाँ पर आके, ये वेसिकल्स यहाँ पर आके मर्ज हो जाते हैं। ये वेसिकल्स है आपकी, है ना। ये वेसिकल्स क्या कर रही हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मटेरियल लेके आ रही हैं। ये फेस आपको ध्यान है, सिस फेस है, ये ट्रांस फेस है, यानी कि ये फॉर्मिंग फेस है, ये मैच्योरिंग फेस है। अब यहाँ पर जो वेसिकल्स आ रही हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मटेरियल को पैक करके लेके आ रही हैं, और वो वेसिकल्स यहाँ पर लाके मटेरियल्स को छोड़ देती हैं। तभी तो हमने कहा था कि जो आपका गोल्जी अपैरेटस है उसके अंदर डेंस ओपेक मटेरियल भरा हुआ रहता है, जिसे हमने कहा था नोड्स। अब यहाँ पर ये जो वेसिकल्स हैं ये यहाँ पर आकर मर्ज हो गई हैं, दे रिलीज देयर मटेरियल एंड फाइनली दीज मटेरियल कन्वर्ट इनटू ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स एंड सम अदर डेरिवेटिव्स, एंड दीज वेसिकल्स विल रिलीज्ड और पिंच्ड ऑफ फ्रॉम द ट्रांसफेस। ये आपकी यहाँ पर ये वेसिकल्स यहाँ पर रिलीज कर दी जाती है, और ये प्रोसेस होता है रिवर्स पिनोसाइटोसिस। तो यहाँ पर हम ये बात कर सकते हैं कि फर्स्ट जो फंक्शन है दैट इज सिक्रीशन। फर्स्ट फंक्शन क्या है, सिक्रीशन है। और सिक्रीशन कैसे करेगा, वो सबसे पहले इसकी जो स्टेप्स हैं, रिसीव द मटेरियल फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और किसके थ्रू, रेटिकुलम को मैंने आर लिख दिया है, थ्रू द वेसिकल्स। किसके थ्रू करता है रिसीव, थ्रू द वेसिकल्स।
अब यहाँ पर ये वेसिकल से अटैच रिसीव करेगा, देन उसके बाद यहाँ पर जो है कन्वर्जन ऑफ मटेरियल, क्या क्या फॉर्म होगा, कन्वर्जन ऑफ मटेरियल क्या क्या बनेगा, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड ये सब फॉर्म किए जाते हैं। एंड सी रिलीजिंग द मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ थ्रू द वेसिकल्स की फॉर्म में इसको रिसीव किया जाता है विद द हेल्प ऑफ रिवर्स पिनोसाइटोसिस। तो यहाँ पर इसका ये जो सिक्रीशन है वो इस तरीके से किया जाता है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का बनाने का काम किया जाता है, उसको रिलीज करने का काम किया जाता है। एक और चीज़ कि हमारी सेल के अंदर जो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन का जो मेन सेंटर है वो क्या है आपका, मेन सेंटर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन है ना, वो कौन है, आपका गोल्जी अपैरेटस है। सबसे एक और चीज हम शायद डिस्कशन में भूल गए थे, सिस्टर्नी प्लस वेसिकल्स को मिला के हम क्या बोलते हैं, गोल्जी अपैरेटस। ये ध्यान रखिएगा, सिस्टर्नी प्लस गोल्जी अपैरेटस, सिस्टर्नी प्लस वेसिकल्स को मिला के हम गोल्जी अपैरेटस बोलते हैं। तो फर्स्ट इसका फंक्शन क्या हो गया आपका, सिक्रीशन। सेकेंड फंक्शन क्या है इसका, इसको हम बोल सकते हैं सेकेंड फंक्शन इज द synthesis of सेल वॉल मटेरियल। सेल वॉल मटेरियल के सिंथेसिस, जैसे आपका हेमीसेलुलोज है, हेमीसेलुलोज आपका ग्लाइकोलिपिड्स हैं, सेलुलोज है, हेमीसेलुलोज है, ग्लाइकोलिपिड है, इन सब का फॉर्मेशन जो कि सेल वॉल का मटेरियल है में वो कहाँ पे सिंथेसाइज हो सकता है, वो कहाँ होता है, गोल्जी अपैरेटस के अंदर होता है। उसके बाद ये क्या करते हैं, सेल प्लेट फॉर्मेशन को प्रोसीड करता है, जिसको, और सेल प्लेट का फॉर्मेशन कौन से प्रोसेस से होता है, फ्रैग्मोप्लास्ट, यानी कि टुकड़ों को अरेंज किया जाता है इसके अंदर, फ्रैग्मोप्लास्ट यानी कि फ्रैगमेंट जो होते हैं उसको अरेंज किया जाता है। फ्रैग्मोप्लास्ट फॉर्मेशन जो होता है वो कौन करता है, गोल्जी अपैरेटस करता है। फोर्थ जो होता है यहाँ पर एग के अंदर जो व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन है, एग व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, वो कौन करता है, आपका गोल्जी अपैरेटस करता है यहाँ पर। इसके अलावा आपका सिक्रीशन है, सिंथेसिस हो गया, सेल प्लेट, सेल वॉल। उसके बाद यहाँ पर ये हम बोल सकते हैं, नेक्स्ट इसको थोड़ा सा इसको रब कर लेते हैं। हाँ, अब यहाँ पर है ना, एक्रोसोम फॉर्मेशन। एक्रोसोम किसके अंदर प्रेजेंट होता है, एक्रोसोम प्रेजेंट होता है मेल स्पर्म में, ठीक है। तो एक्रोसोम फॉर्मेशन का काम कौन करता है, गोल्जी अपैरेटस काम करता है, गोल्जी अपैरेटस फॉर्म करता है इसको। उसके बाद हार्मोन सिंथेसिस, कई सेल्स के अंदर जो हार्मोन सिंथेसिस है वो फॉर्मेशन भी ये करता है, जैसे जाइमोजन इन पैनक्रियास, जाइमोजन इन पैनक्रियास एंड लैक्टोप्रोटीन इन मेमरी ग्लैंड, लैक्टोप्रोटीन इन मेमरी ग्लैंड। तो यहाँ पर ये आपका क्या क्या हो गया, सिक्रीशन, सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल मटेरियल, सेल प्लेट फॉर्मेशन, एग व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन, एक्रोसोम फॉर्मेशन और हार्मोन, आपका हार्मोन सिंथेसिस। इसके अलावा इसका जो एक और फंक्शन है दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम का फॉर्मेशन एंडोप्लाज्मिक, एक्चुअली लाइसोसोम का फॉर्मेशन गोल्जी अपैरेटस इंडिविजुअल नहीं कर पाता, वो एसोसिएट करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। तो इसमें हम यहाँ बात कर सकते हैं कि जो सेवंथ है यहाँ पर, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, और with the help of endoplasmic, with the help of
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये इसके फंक्शन हो गए। अगर हम इसके फंक्शन को शॉर्ट फॉर्म में, अगर आप इसको एक मैंने तरीका बनाया है, अगर आप इसको याद करना चाहें तो पास HLV, देखिए P से आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सेल प्लेट, P से प्लेट, A से एक्रोसोम, S से सिंथेसिस, S से सिक्रीशन, H से हार्मोन, L से आपका लाइसोसोम और V से आपका क्या हो जाएगा, वाइटेलाइन मेम्ब्रेन। इसके अलावा इसको आप याद कैसे करोगे, पास, हिंदुस्तान, लंका से वास्ट, हिंदुस्तान लंका से वास्ट, पास है ना, हिंदुस्तान लंका से वास्ट। इस ऐसे कर सकते हो आप, अपना भी कुछ तरीका बना सकते हो, लेकिन मैंने इस तरह से इसको बनाया है। अब यहाँ पर एक और बहुत कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट टर्म है फॉर द गोल्जी apparatus। गोल्जी apparatus इसको हम कह सकते हैं मिडिल मैन ऑफ द सेल। ये सेल का मिडिल मैन है। क्यों? क्योंकि जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं वो गोल्जी apparatus से होते हुए ही जो है फाइनल अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं। चाहे उसको सेल प्लेट, जैसे सेल वॉल मटेरियल है, सेल वॉल मटेरियल में अपन ने पॉलीसैकेराइड और लिखना है, पॉलीसैकेराइड मटेरियल्स भी यूज होते हैं ना, पॉलीसैकेराइड मटेरियल्स हैं, चाहे हेमीसेलुलोज हैं, ये सब मटेरियल फाइनली कहाँ पहुँचते हैं, अपने डेस्टिनी पे। तो ये सब मटेरियल गोल्जी apparatus से होते हुए ही गुजरते हैं। तो दैट इज वाई द गोल्जी apparatus इज नोन एज द मिडिल मैन। इसको अभी अपन यहाँ लिख दें, मिडिल मैन ऑफ द सेल, मिडिल मैन ऑफ द सेल, ऑफ सेल, या इसको हम एक और नाम से बोलते हैं डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल ऑफ द सेल, डायरेक्टर ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल ऑफ द सेल। तो ये एक तरह का मैक्रोमोलिक्यूल का डायरेक्टर भी है। तो ये फाइनली हमारा क्या है, गोल्जी apparatus। यहाँ पर सिस्टर्नी के साथ साथ इनको वेसिकल्स को लेने के लिए टिब्यूल्स भी हेल्प करती हैं, क्योंकि फिर ऐसा लगा होगा कि टिब्यूल्स का फंक्शन है। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने टिब्यूल्स ड्रॉ नहीं किए थे, क्यों, इनको लेने के में टिब्यूल्स भी इसको हेल्प करती हैं। तो फाइनली ये हमारा गोल्जी apparatus का कंपाइलेशन है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, और इसमें मैंने नीट का मैक्सिमम पार्ट ये कह सकते हैं पूरा कवर किया है। किसने इसका डिस्कवरी किया, किसने अल्ट्रास्कोपिक स्ट्रक्चर दिया, कैसे कैसे किसने क्या, डाल्टन कॉम्प्लेक्स किसने दिया, जॉर्ज ने क्या किया। तो ये फाइनली हमारा गोल्जी apparatus है। आई होप यू लाइक दिस सेशन। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।